अब हम लोग देखेंगे हिंद यवन साम्राज्य, इंडो ग्रीक एम्पायर। अब यहां प्रश्न आता है कि हिंद यवन कौन है। तो एक बड़ी सामान्य सी बात है कि आप उल्टा पढ़िए इसको। ये कह रहा है कि यवन मतलब यवन जो हिंदुस्तान में आकर बस गए। यवन मतलब यूनानी जो हिंदुस्तान में आकर के बस गए, वही हिंद यवन है। या आप ये भी कह सकते हैं कि यूनानी जिन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया वे हिंद यवन है। अब ये यवन कौन लोग हैं? तो आप कहेंगे ये यवन लोग बैक्ट्रिया से आए हुए लोग हैं। बैक्ट्रिया, तो देखिए ये बैक्ट्रिया तो लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों आप बैक्ट्रिया को एक अलग नाम से भी जान जाइए। अब कोई बैक्ट्रिया नहीं बोलता, अब वो है बल्क। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यवन कौन है, तो आप कहेंगे कि सर यूनानी है। यूनानी जो सिकंदर के साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, और जब सिकंदर वापस गया तो ये लोग यूनान न जाकर या मैसेडोनिया न जाकर के ये कहाँ रुक गए, कहाँ बस गए? आप कहेंगे बल्क या बैक्ट्रिया में बस गए। क्लियर? और जब मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ तो इन्हीं लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, और यही लोग हिंद यवन के नाम से जाने गए। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पर देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप ये देखिए यवन लिखा है, ये हिंद लिखा है, हिंदुस्तान लिखा है, तो यवन मतलब यूनानी। तो आप कह सकते हैं यवन जो हिंदुस्तान पर आक्रमण किए, ठीक है, और आक्रमण करने के बाद वो हिंदुस्तान में ही बस गए, यहीं के धर्म में, यहीं की जाति में, यहीं की बड़बाद में, ठीक है, ये विलीन हो गए, हिंद यवन कहे जाते हैं। अब ये हिंद यवन क्या यूनान से आक्रमण कर रहे हैं भारत पर? आप कहेंगे नहीं सर, ये यवन लोग बैक्ट्रिया या बल्क में बसे हुए थे। तो ये बल्क कैसे आए? आप कहेंगे सर, जब सिकंदर, मैसेडोनिया के जो शासक हैं सिकंदर, जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में, तो उन्हीं के साथ आए थे। लेकिन जब सिकंदर वापस गया तो ये लोग वापस नहीं गए। ये लोग कहाँ बस गए? तो आप कहेंगे अफगानिस्तान के इसी भूभाग पर बस गए, और यही लोग हैं जिन्होंने मौर्यों के विघटन के बाद भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो अब आप समझ गए, भारत पर आक्रमण किया, भारत के लोगों को हराया, फिर भारत में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया, फिर यहाँ का भाषा को अपनाया, यहाँ के नाम को अपनाया, ठीक है, और यहाँ के धर्म को अपना करके, ठीक है, यहीं पर विलीन हो गए। और इन्हीं लोगों को ब्रात्य क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रात्य क्षत्रिय कहा गया है। ब्रात्य क्षत्रिय मतलब पतित क्षत्रिय कहा गया। मैं सोचता हूं कि अब आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। क्लियर? अब अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि जो हिंद यवन शासक हैं उनका इतिहास आप कैसे जानते हैं? हिंद यवन शासकों का इतिहास जानने का स्रोत क्या है? तो आप हेडिंग डाल दीजिए स्रोत, इतिहास जानने के साधन या इतिहास जानने के स्रोत। तो आइए देखते हैं जरा इनके स्रोत क्या हैं। तो बच्चों लिखिए आप, हिंद यवन शासकों का के इतिहास जानने का स्रोत, ऐसे हमने लिख दिया है स्रोत, आप पूरा लिख लीजिएगा। मतलब आपको पूरा क्या लिखना है? हिंद यवन शासकों के इतिहास जानने का साधन या स्रोत। तो आप कह देना सर दो है, एक साहित्य, साहित्यिक कृतियां, और इसके बाद दूसरा क्या होगा? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, या हम सीधे इतना ही लिख देते हैं पुरातत्व। तो साहित्यिक स्रोत को आप पुनः दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, कौन कौन स्रोत आएगा? आप कहेंगे सर भारती,
भारतीय स्रोत और दूसरा यूनानी स्रोत। ठीक है, तो भारतीय स्रोत में आप क्या दिखाइएगा, बस केवल 3 ठो किताब दिखा दीजिएगा और कुछ मत दिखाइएगा। ठीक है, तो ये 3 किताबें भारतीय स्रोत में कौन कौन आएंगी बच्चों? ये देखो 3 किताबें आ गई। एक कौन आई? मिलिंद पन्हो आई। मिलिंद पन्हो, हम यहां लिख दें मिलिंद पन्हो। ये किसकी किताब बच्चों? यह नागसेन की किताब है। दूसरी किताब क्या है? आप कहोगे ये भी यहां लिख दिया है, अवदान कल्पलता। कल्पलता। और ये किसकी है? आप बोलोगे सर क्षेमेंद्र की है। क्षेमेंद्र की किताब है ये। और तीसरी जो किताब है वो क्या है? आप कहोगे सर वो तीसरी किताब है मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम। अब ये मालविकाग्नि मित्रम किसकी है? तो आप बोलोगे कालिदास की है। कालिदास की यह किताब है। क्लियर होगी बात आपके सामने? तो बच्चों आपने साहित्यिक कृतियों में भारती को देखा, अभी आपके सामने यूनानी स्रोत बचा हुआ है, तो आइए हम लोग यूनानी स्रोत भी देख लेते हैं। तो अगर हम यूनानी स्रोत की बात करें तो देखिए यूनानी स्रोत में क्या क्या आप दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि यूनानी स्रोत के अंदर एक किताब जाएगी और वो है ऐसे आप कर लो, ऐसे 3 ठो लिखना है, ऐसे कर लो। ठीक है, स्ट्रैबो। और स्ट्रैबो की किताब क्या है? ज्योग्राफी या भूगोल। फिर जस्टिन की किताब क्या है? पढ़ चुके हैं आप, बताया जा चुका है आपको। एपिटोम। एपिटोम। और बच्चों एक है प्लूटार्क। प्लूटार्क की किताब का भी नाम हमने मौर्य डायनेस्टी में बताया था, और उस किताब का नाम है लाइव्स। क्लियर हो गया आपके सामने? ये किताबें हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे किससे क्या जानकारी मिलती है। अब आता है पुरातत्व। तो पुरातत्व में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पुरातत्व हैं जिससे हमें हिंदुओं की जानकारी मिलती है। तो बच्चों बहुत छोटी सी बात है पुरातात्विक स्रोत में। देखो ऐसे लिखो, एक है रेह अभिलेख। रेह कहाँ पड़ता है? फतेहपुर में है। ठीक है। दूसरा विदिशा है। विदिशा या बेसनगर आप पढ़ चुके हैं इसे, सुंग डायनेस्टी के अंदर। यहाँ पर गरुड़ ध्वज है। गरुड़ ध्वज क्या होता है? वैष्णव धर्म के अभिलेख को क्या कहा जाता है? गरुड़ ध्वज कहा जाता है। ये किसका है? हेलियोडोरस का है, पढ़ चुके हैं आप। फिर खारवेल का हाथी गुफा लेक। हाथी गुफा लेक ये है पुरातत्व। क्लियर हो गया? अब आप एक बात समझो, पृष्ठभूमि आप हेडिंग डाल दो। ठीक है, इंट्रो आप दे दीजिए, इसका इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, पृष्ठभूमि आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। तो पृष्ठभूमि में एक आइए हम लोग कुछ बात करते हैं। देखो बच्चों, जब चंद्रगुप्त मौर्य इस देश पर शासन कर रहे थे तो उस समय किसी विदेशी सत्ता ने आक्रमण किया था? तो आप कहेंगे यस सर। मेगास्थनीज उसका राजदूत था? तो आप कहेंगे सर वह आप सेल्यूकस निकेटर की बात कर रहे हैं। सेल्यूकस निकेटर। तो जो सेल्यूकस निकेटर थे, निकेटर मतलब विजेता, तो ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? ये सिकंदर के पूर्वी प्रांतों के गवर्नर रहे हैं। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर हैं, इन्होंने 305 बीसी में आक्रमण किया था। किसके ऊपर? चंद्रगुप्त के ऊपर। लेकिन चंद्रगुप्त से ये सफल नहीं हो पाए, मतलब हार गए। तो इन्होंने अपनी भतीजी हेरन की शादी भी चंद्रगुप्त से की थी, आप पढ़ चुके हैं ना। तो यही सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, पहली चीज तो आप याद रखिएगा, ये कहाँ का शासक था? सेल्यूकस निकेटर।
तो आप कहेंगे सर बैक्ट्रिया और पर्सिया का शासक था। बैक्ट्रिया किसे है बताया जा चुका आपको, बैक्ट्रिया और पर्सिया का शासक था। क्लियर। तो ये सेल्यूकस निकेटर कब मरा, 281 BCE में मर गया, ईसा पूर्व में ये मर गया था। तो जब ये मर गया, ठीक है, तो इसके वारिस कौन बन रहे हैं, इसके वारिस सेल्यूकस निकेटर के बेटे कौन है, एंटियोकस। कौन है, एंटियोकस फर्स्ट। ठीक है, तो इन्होंने पिता की जो अमानत है या वसीयत है उसको गौण किया, मतलब टूटने नहीं दिया। लेकिन एंटियोकस के जो बेटे आएंगे वो आएंगे एंटियोकस सेकंड। तो एंटियोकस सेकंड सेल्यूकस निकेटर की वसीयत या साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। क्यों नहीं संभाल पाए, तो सबसे पहली चीज आप इनका टाइम जरा लिख लीजिएगा। एंटियोकस फर्स्ट का जो टाइम है वो क्या है, तो बच्चों इनका जो टाइम है, ठीक है, वो है 281। देखिए ये पिता की डेथ हो रही है इनके, 281 से 20 साल माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 261। क्या, ईसा पूर्व, BCE आ गया, ईसा पूर्व आ गया, ये भी आप जान गए। अब एंटियोकस सेकंड का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो आप कहोगे कि सर इनका भी लगभग 20 साल है। 261 से 246 ईसा पूर्व इनका समय है। क्लियर। लेकिन बच्चों इसी के बीच में एक समय आ जाएगा 250 BCE, मतलब ईसा पूर्व आएगा। तो यही 250 BC है जिसमें सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य यह टूट गया, बर्बाद हो गया सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य। ठीक है, क्यों, कैसे बर्बाद हो गया, ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जो एंटियोकस सेकंड है उनके दो सामंत हैं, एक बैक्ट्रिया में है और एक पर्सिया में है। तो जो बैक्ट्रिया में इनका सामंत है वो कौन है, डायोडोटस है, डायोडोटस, एक तो ये हो गया। और जो पर्सिया में है वो कौन है, आप कहोगे सर वो अर्सेक्स है, अर्सेक्स। तो इन दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके, और इसने बैक्ट्रिया पर और इसने पर्सिया पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और एंटियोकस सेकंड कुछ नहीं कर पाए। अब बच्चों ये जो डायोडोटस है, बैक्ट्रिया का शासक डायोडोटस, इसने बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया ना। लेकिन जो डायोडोटस है इसका सामंत कौन है, अधीनस्थ अधिकारी कौन है, आप कहोगे सर यूथिडेमस है, यूथिडेमस है। देखिए एक कहावत कही जाती है, एक बहुत प्रोमिनेंट सी बात है कि अगर आप औरों के लिए, ठीक है, गड्ढा खोदते हैं तो आपके लिए पहले से खाई खुदी होती है। क्लियर। तो ये देखिए जो डायोडोटस है, जैसे करनी वैसे भरनी। तो जो डायोडोटस है बच्चों, इसने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया। तो आप कैसे मानते हैं कि डायोडोटस के साथ नहीं होगा, टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यह न्यूटन ने कह रखा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि बुद्ध के समय भी यही बात कहा गया था। ठीक है, कि जैसा कार्य वैसा कारण, जैसा कारण वैसा कार्य। तो यहां पर हमको देखना है, ये जो डायोडोटस है इसकी हत्या यूथिडेमस ने कर दिया। क्लियर। और इसी यूथिडेमस का बेटा है डेमेट्रियस, क्लियर। और इसी डेमेट्रियस ने, ठीक है, आपने ये लिख लिया डेमेट्रियस को। अब आप कह देंगे, ध्यान से बढ़ना है बात को, यही डेमेट्रियस है जिसने सुंगों पर आक्रमण किया था, सुंगों पर आक्रमण किया। सुंगों मतलब सुंग राजवंश पर क्या किया, आक्रमण किया था। क्लियर। अब आप कह दोगे कि आपको ये बात कहां से जानकारी मिली, तो सुंगों पर आक्रमण, डेमेट्रियस ने सुंगों पर आक्रमण किया है, इसकी जानकारी महाभाष्य से मिलती है। कहां से मिलती बच्चों, महाभाष्य से मिलती है।
और किससे जानकारी मिलती है? आप कहोगे कि सर मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। किसकी किताबें हैं? आप पढ़ चुके हो ना, मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। और किससे मिलती है? गार्गी संहिता से मिलती है, गार्गी संहिता से मिलती है। गार्गी संहिता का दूसरा नाम क्या है? यमन जातक है। और एक किताब और है, ठीक है, ये पतंजलि क्या है? ये कालिदास की है। ये गार्गी संहिता, हमने आपको मना किया था कि गार्गी मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो गार्गी संहिता अज्ञात है। और एक किताब आपको और याद रखना है, टॉर्न। ये क्या लिखा है? टॉर्न, इतिहासकार टॉर्न। इनकी किताब क्या है? टॉर्न की किताब क्या है? ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एंड इंडिया। द ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एंड लगा लीजिएगा इंडिया। ये टॉर्न की किताब है। और इन किताबों में शुंगों पर आक्रमण करने वाला किसे बताया जा रहा है? देखिए, यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था, लेकिन इतना सभी जगह पर लिखा गया है कि यौनों ने आक्रमण किया था। क्लियर? लेकिन अब देखिए, कुछ ऐसे स्रोत हैं जो यह प्रमाणित कर देते हैं कि आक्रमणकारी डेमेट्रियस था। तो वह स्रोत क्या है? आप कहोगे कि सर वो है अभिलेख है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डेमेट्रियस के भारतीय जो आक्रमण हुआ है उसको प्रमाणिकता कौन कौन दे रहे हैं, मतलब पुरातत्व कौन कौन है डेमेट्रियस के बारे में बताने वाले। तो बच्चों आइए देखते हैं। तो देखिए, एक डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया है। इसको कहां से आपको मिलता है, कहां से जानकारी मिलती है? आप कहोगे खारवेल के हाथी गुफा लेख से मिलती है। खारवेल का कौन सा अभिलेख है? हाथी गुफा अभिलेख है। गुफा अभिलेख लिख लीजिए, अभिलेख, ठीक है, अभिलेख है। क्लियर? इसमें क्या कहा गया है कि खारवेल ने दिमिती को पराजित किया था, दिमिती को पराजित किया था। तो केपी जायसवाल ने या काशी प्रसाद जायसवाल ने दिमिती का संबंध किससे स्थापित किया? डेमेट्रियस से स्थापित किया। क्लियर? और दूसरा अभिलेख क्या है? डेमेट्रियस के सिक्के, डेमेट्रियस के सिक्के। तो आपको याद होगा कि डेमेट्रियस के सिक्के कहाँ से पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे कि सर, पहली चीज तो आप याद रखिएगा, डेमेट्रियस के जो सिक्के हैं वो किस चीज़ के हैं? आप कहोगे कि सर तांबे के बने हुए हैं, ठीक है। और ये तांबे के बने हुए सिक्के कहाँ से पाए जाते हैं? तो आप ऐसे कर लो, कहाँ से पाए जाते हैं? तो आप कहोगे पश्चिमी पंजाब और सिंध से पाए जाते हैं। कहाँ से? पश्चिमी कर लीजिएगा, पंजाब कर लीजिएगा और सिंध कर लीजिएगा, ठीक है। पश्चिमी पंजाब और सिंध के क्षेत्रों से ये डेमेट्रियस के सिक्के पाए जाते हैं। किस धातु के हैं? आप कहोगे तांबे के हैं। इस पर लिपि कौन सी प्रयोग की गई है? हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। लिपि कौन सी है? आप कहेंगे दो लिपियों का प्रयोग है। सर एक लिपि है यूनानी और दूसरी जो लिपि है वो है खरोष्ठी। खरोष्ठी। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, ठीक है, कि डेमेट्रियस ने ही भारत पर आक्रमण किया था। पहला हिंद यवन कौन है? आप कहेंगे डेमेट्रियस है, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत पे शासन किसका चल रहा था? तो आपको पता है कि उस समय जो शासन चल रहा था वो था पुष्यमित्र शुंग का। तो मतलब मौर्यों का जैसे ही अंत होता है तो ये लोग क्या था, वो अपनी सीमाओं पर ये बैठे हुए थे, वॉच कर रहे थे, हिंदुस्तान की हालात को वॉच कर रहे थे। और जैसे उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की हालात ठीक नहीं है, ठीक है, वैसे उन्होंने आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, डेमेट्रियस कहां से आया था? आप बताओ, डेमेट्रियस कहां से आया था? तो आप बोलोगे ना कि बैक्ट्रिया से आया था, बल्ख से आया था। तो डेमेट्रियस ये बल्ख से आया या बैक्ट्रिया से आया, अफगानिस्तान से आया? तो आप ये बताओ कि लेकिन ये डेमेट्रियस तो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में युद्ध कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बल्ख खाली है,
ठीक है। तो बल्क का शासन कौन देख रहा था? बल्क को खाली तो आप रख नहीं सकते, तो बल्क का शासन देख रहा था यूक्रेटाइडीज। यूक्रेटाइडीज देख रहा था, ठीक है। अब यूक्रेटाइडीज करेगा क्या? धोखा, ठीक है भाई। डेमेट्रियस का यह विश्वास पात्र आदमी है कौन? यूक्रेटाइडीज। तो जब डेमेट्रियस हिंदुस्तान की सरजमी पर आक्रमण कर रहा है तो उस समय अपने विश्वास पात्र यूक्रेटाइडीज को इसने बैक्टीरिया या बल्क का चार्ज दे रखा है, लेकिन जहां विश्वास है वहीं विश्वासघात है। तो यूक्रेटाइडीज ने क्या किया? विश्वासघात कर दिया और बल्क या बैक्टीरिया को स्वतंत्र करा लिया। तो अब ये लौटेगा ना, डेमेट्रियस अपने राजधानी को लौटेगा। तो जब डेमेट्रियस लौटता है बल्क को, तो आप याद रखिएगा मार दिया जाता है। यूक्रेटाइडीज का वो सामना नहीं कर पाता और मार दिया जाता है, ठीक है। और उसका परिणाम क्या होगा कि जो डेमेट्रियस के वारिस हैं इनके बीच और यूक्रेटाइडीज के बीच एक समझौता होता है, ठीक है। और उस समझौते का परिणाम होता है कि जो इंडो ग्रीक्स हैं, बच्चों अलर्ट रहिएगा, हिंद यवन जो हैं या इंडो ग्रीक्स जो हैं ये दो शाखाओं में बंट जाते हैं, बांट लेते हैं। समझौता होता है दोनों में, किसमें? यूक्रेटाइडीज के वंशजों में और डेमेट्रियस के वंशजों में, ठीक है। अब आपकी किताबों में डेमेट्रियस वंश नहीं लिखा होगा, यूथिडेमस वंश लिखा होगा, ठीक है। तो यूथिडेमस का तो बेटा है डेमेट्रियस, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स दो भागों में बंट जाता है, ठीक है। तो एक कौन है? यूक्रेटाइडीज, यूक्रेटाइडीज का वंश या उसका साम्राज्य, और दूसरा है यूथिडेमस का साम्राज्य, यूथिडेमस का साम्राज्य। हम यहां पर या कर देते हैं और इसको लिख देते हैं डेमेट्रियस का साम्राज्य, डेमेट्रियस का साम्राज्य। क्लियर हो गया? तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप याद रखना, इसके नीचे आ जाओ, इसके नीचे आओ। यूक्रेटाइडीज का जो राज्य है ये कहाँ है? आप कहोगे सर ये बल्क से लेकर, बल्क मतलब बैक्टीरिया से लेकर कहाँ तक फैला है? झेलम नदी के तट तक फैला था। और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी? तो बच्चों वो राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। और इसका जो राज्य है यूथिडेमस या यूक्रेटाइडीज का जो राज्य है ये कहाँ से है? आप कहोगे कि सर ये मथुरा से लेकर के झेलम तक फैला था, झेलम नदी तक फैला था। और इसकी राजधानी क्या थी? आप कहोगे इसकी राजधानी है सर साकल या सियालकोट। साकल, सियालकोट लिख लो, सियालकोट से ज़्यादा पूछेंगे, सियालकोट। साकल और सियालकोट इसकी राजधानी है। क्लियर? अब आपको क्या करना होगा? आपको पहले डेमेट्रियस वंश को पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि उसी ने पहले आक्रमण किया है। तो इसलिए आइए हम लोग डेमेट्रियस वंश को पढ़ लेते हैं। तो आप ये देखिए, जो डेमेट्रियस है आप ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो डेमेट्रियस है इसी के आगे आप या लिख लीजिएगा, या यूथिडेमस, यूथिडेमस। ये आपने कर लिया ना? कर लिया। अब बच्चों एक बात देखो, यूथिडेमस या डेमेट्रियस का वंश। तो डेमेट्रियस के मरने के बाद उसका वारिस कौन बनता है? आप कहोगे मिनांडर बनता है सर, मिनांडर। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि डेमेट्रियस और मिनांडर परिचय, तो पूछा नहीं जाना है, लेकिन आप याद रखिएगा कि डेमेट्रियस और मिनांडर से क्या संबंध था स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो मिनांडर ने क्या किया? सबसे पहले अपनी राजधानी सियालकोट को बनाया, सियालकोट या साकल को इसने अपनी राजधानी बनाया। दूसरा पॉइंट आप करिएगा, एक पॉइंट खत्म हो गया, हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, यह एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन, नागसेन, और इन्हीं नागसेन से प्रभावित हो रहा है और प्रभावित होकर के यह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। और यह विवरण कहाँ है?
तो आप बताओगे कि सर ये विवरण मिलिंद पन्हों में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? मिलिंद पन्हों में दिया गया है। ठीक है, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात आप याद रखिएगा, मिनांडर के सिक्के। ठीक है, तो जो मिनांडर के सिक्के यहां लिख देते हैं, हम तीसरा पॉइंट को यहां लिख देते हैं। मिनांडर के जो सिक्के, ठीक है, इन सिक्कों पर धम्म चक्र प्रवर्तन का चिन्ह बना हुआ है। किसका चिन्ह बना हुआ है? धम्म चक्र प्रवर्तन का चिन्ह बना हुआ है। ओके, क्लियर। और अब बच्चों एक चीज और हमको देखना है, क्लियर। तो आप याद रखिएगा, मिनांडर के साम्राज्य का विवरण कौन देता है? आप कहेंगे स्ट्रैबो देता है, और मिनांडर के साम्राज्य को सिकंदर के साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य बताता है। ठीक है, अब हमको देखना है कि मिनांडर की ये पत्नी है, क्या नाम है उनका? एगथोकलिया। एगथोकलिया। देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? एक समझ रहे हो? अंडे। थोक में लिया, थोक लिया, एगथोकलिया। ठीक है, अब एगथोकलिया से इनके एक बेटा जन्म होता है, उसका नाम क्या है? स्ट्रेटो फर्स्ट। क्लियर। लेकिन स्ट्रेटो फर्स्ट के काल में मिनांडर का साम्राज्य तो बना रहा, लेकिन स्ट्रेटो फर्स्ट का जो बेटा है वो है स्ट्रेटो सेकंड। लेकिन स्ट्रेटो सेकंड साम्राज्य को नहीं संभाल पाता और ठीक है, डेमेट्रियस वंश शकों के अधीन हो जाता है, शकों के द्वारा पराजित होता है, और फिर यह मिनांडर का वंश या डेमेट्रियस वंश या यूथिडेमस वंश ये समाप्त होता है, और शक राजवंश की स्थापना ये भारत में हो जाती है। तो आपने तो एक चीज पढ़ा ना, अभी तो एक आपका बचा हुआ है, कौन सा? यूक्रेटाइडिस, ये बचा हुआ है। तो अगली आप हेडिंग डाल दीजिएगा, यूक्रेटाइडिस राजवंश। यूक्रेटाइडिस राजवंश। तो यूक्रेटाइडिस राजवंश का संस्थापक कौन है? यूक्रेटाइडिस है। ठीक है, अब इस वंश के दो शासक हैं, क्लियर। कौन कौन दो शासक हैं? एक है एंटियालकिट्स है, और दूसरा कौन है? हर्मियस है। तो अब एंटियालकिट्स से नीचे आओ। एंटियालकिट्स कहां से शासन कर रहा है? तक्षशिला से शासन कर रहा है। तक्षशिला से यह शासन करता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आप सब मैटर जान रहे हो। आप कहेंगे कि इसी एंटियालकिट्स का राजदूत है हेलियोडोरस। अब ये जो हेलियोडोरस है, यह शुंग वंश के नवे शासक कौन है? भागभद्र है, और भागभद्र है ना। अब ये जो भागभद्र है, इनके शासन के 14वें वर्ष में ये कहाँ आता है? विदिशा आता है। विदिशा आता है ना, बताया जा चुका है। और विदिशा में जब ये आता है तो वो क्या करता है? एक स्तंभ स्थापित कराता है, जिसे क्या कहा जाता है? गरुड़ ध्वज कहा जाता है, या बेसनगर अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, यह गरुड़ ध्वज है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, और इसी पर ठीक है विष्णु या कृष्ण के लिए देवदेवस शब्द का प्रयोग किया गया है, और हेलियोडोरस अपने को क्या बता रहा है? हेलियोडोरस अपने को भागवत बताता है, भागवत। अब ये अभिलेख क्या सिद्ध करने लगा? यह अभिलेख दो चीजों को सिद्ध करने लगा है। एक तो ये सिद्ध करता है कि भागवत धर्म या वैष्णव धर्म इस समय तक ठीक है बहुत व्यापकता ले चुका था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी सिद्ध करता है कि इस समय तक आते आते हिंद यवन कमजोर हो चुके थे, और कमजोर होने के बाद अब वे भारतीय धर्म को, भारतीय नाम को, भारतीय भाषा को, भारतीय वर्ण व्यवस्था को, सबको ये स्वीकार करने लगे थे। ठीक है,
और स्वीकार करके धीरे धीरे वह भारत के ठीक है मिट्टी में ही अपने आप को विलीन हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको याद करना है कि अंग्रेजों को छोड़कर या यूरोपियंस को छोड़ करके भारत में जो भी आया भारत की मिट्टी में ही विलीन हो गया। क्लियर? लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना है हमको कि जो एंटियालकिड्स है, एंटियालकिड्स के सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं, ये पूछ देगा आपसे। तो आप कहोगे कि सर कपिसा से प्राप्त होते हैं। कपिसा, अब हम आपको बता दें कि कपिसा कहाँ है। ठीक है, तो देखो कपिसा किसको कहते हैं। आप कहोगे जो उत्तरी काबुल है, काबुल, यहां सॉरी होना चाहिए था उत्तरी काबुल, आप कर लीजिएगा नॉर्थ काबुल। ठीक है, यहां से सिक्के प्राप्त होते हैं और इन सिक्कों पर लिपि किसका प्रयोग हुआ है, आप कहेंगे यूनानी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। यूनानी लिपि यवनों की देन है, खरोष्टी लिपि ईरानियों की देन है, ईरानी आक्रमण की देन है। क्लियर हो गया? और अब हमको पढ़ना है हर्मियस। तो बच्चों आइए हम लोग पढ़ते हैं हर्मियस को। चलें हर्मियस के बारे में जानें। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि हर्मियस का साम्राज्य कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर हर्मियस के साम्राज्य के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इसका जो साम्राज्य है ये काबुल घाटी तक फैला था। क्लियर? काबुल घाटी तक फैला था। और हर्मियस के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास उसके तांबे के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं। और इन सिक्कों पर के मुख्य भाग पर और पृष्ठ भाग पर, मैं किसी भी सिक्के का दो भाग होगा, एक डॉर्सल एक वेंट्रल। तो जो मुख्य भाग है इसमें ग्रीक में हर्मियस का नाम लिखा है। हर्मियस का नाम लिखा है। और पृष्ठ भाग में खरोष्टी का नाम, खरोष्टी में किसका नाम लिखा है? आप कहोगे सर खरोष्टी में कुजुल कडफिसस का नाम लिखा है। यही कुजुल कडफिसस हर्मियस की हत्या करके या उसकी मौत के बाद, ठीक है, करेगा क्या, यूक्रेटाइडीज वंश को समाप्त कर देगा और समाप्त करने के बाद एक वंश स्थापित करेगा जिसे हम लोग कहेंगे कुषाण राजवंश। क्लियर हो गया? लेकिन बच्चों हम लोग यूथेडेमस भी पढ़ लिए, यूक्रेटाइडीज वंश भी पढ़ लिए। हमने बहुत ही ठीक है स्ट्रक्चरल मैटर दिया है। और अगर आप स्ट्रक्चर को बना लेंगे, एक बार भी अगर आपने पेंसिल बनाई, पेंसिल का यूज़ किया, ठीक है, मतलब जब आप पॉज कर रहे होंगे, वीडियो को पॉज कर रहे होंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद आप पेंसिल से लिख रहे होंगे, पेंसिल से रफ बन गया होगा और रफ बनने के बाद जब आप अपने रफ को देख करके और पेन का प्रयोग कर देंगे, आप पक्का मान लीजिएगा भले वो मैटर आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन आप एग्जामिनेशन में ठीक है कोई क्वेश्चन आप नहीं छूटेगा आपसे। तो आइए, क्लियर? बार बार बच्चे पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्या सर इतने मैटर से हम लोग हो जाएगा? बच्चों इतना मैटर तो तैयार करके तो देखो, पहले इतना मैटर जो आपको मैं दे रहा हूं इतना तैयार करके देख लो, ठीक है, फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण के को आवश्यकता क्या है, ठीक है। अब ये भी आप याद रखिएगा, ये क्लास मैं नहीं ले रहा हूं, ये क्लास मेरा 30 वर्षों के पढ़ाने का अनुभव ले रहा है, तो इसलिए प्लीज आप बस इतना पढ़िए, इससे ज्यादा मत जाइए। तो आइए हम लोग इसको भी हटाएं और एक चीज लिख देते हैं, हिंद यवन साम्राज्य की देन क्या है, इन्होंने क्या दिया है भारत को, तो ये देखो देन लिख देते हैं। क्लियर? तो आप पहला पॉइंट एक एक पॉइंट में ले जाओ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ाते चले जाना, ठीक है, और 8-10 पॉइंट जाएगा। तो आप देखो हिंद यवन की देन क्या है। पहली चीज, इन्होंने ही गांधार कला शैली का विकास किया है।
कला शैली का विकास किया। कहाँ पर विकास किया था? आप कहोगे गांधार में विकसित किया था। ठीक है, कला शैली कौन सी कला है ये? आप कहेंगे मूर्ति कला है। और हमने आपको कल ही तो बताया था कि ये कला किस पर बनती है? आप कहोगे स्लेटी पत्थर पर बनती है। स्लेटी अगर नहीं है तो आप कह सकते हो काले पत्थर पर बनती है, लेकिन अंतर होता है स्लेटी और ब्लैक में। स्लेटी पत्थरों पर बनती है, ठीक है, और इसे यथार्थ कला भी कहा जाता है, यथार्थ की कला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सौंदर्य को दिखाने की कोशिश नहीं की जाती गांधार कला में, अपितु जो है जैसा है उसको उसी रूप में दिखाने की कोशिश की जाती है। और यही कारण है कि इस कला शैली में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं वह, ठीक है, सौंदर्य युक्त नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, गांधार कला शैली को और क्या कहा जाता है? बच्चों, इसे नग्न कला भी कहा जाता है। क्यों नग्न कला कहा जाता है? तो इसलिए नग्न कला कहा जाता है माय डियर, क्योंकि इसमें बुद्ध को झीनी झीनी कपड़े पहनाए गए हैं, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनाए गए हैं। ठीक है, तो उसका क्या परिणाम होगा? कपड़ा पहने तो हैं, लेकिन उनके वो हर अंग, ठीक है, जो गुप्त अंग हैं, ये क्या हैं? ये झलकाए गए हैं, दिखाए गए हैं। तो आपने देखा कि यह एक नग्न कला है। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखिएगा, इसे एक सांप्रदायिक आर्ट कहा जाता है, सांप्रदायिक कला भी कहा जाता है। क्यों सांप्रदायिक कला कहा जाता है? आप कह देना इसलिए कहा जाता है सर, क्योंकि इसमें केवल बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। किसका? बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। आप कहोगे कि सर अपोलो का भी तो हुआ है, हारित का भी तो हुआ है, यूनानी देवता अपोलो और हारित का भी इसमें निर्माण हुआ है। वह अपवाद है, क्लियर। लेकिन इसमें सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी हैं? बुद्ध और बोधिसत्व की ही बनी हैं। यदा कदा अपोलो और हारित की मूर्तियां बनाई गई हैं। आपको यह समझ में आ गया? ठीक है, और भारत में मूर्ति कला का यह, ठीक है, प्राचीनतम रूप है। ठीक है, आप कहेंगे कुछ किताबों में मथुरा लिखा गया, वो लिखे रहने दीजिए। और अब जहां पर आपको विवाद आए वहाँ आप एनसीईआरटी उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी भारत सरकार की किताब है, क्लियर। और उसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, चाहे एग्जामिनेशन कुछ भी हो। तो एक तो आपने देन समझ लिया ना, गांधार कला शैली। अब दूसरा देखेंगे बच्चा, ये देखो सिक्कों को सांचे में ढालने की विधि। ठीक है, इसके पहले सिक्के कैसे बनते थे? अरे यार, वो किसी लोहे की या किसी प्लेट को, तांबे की प्लेट को वो काट लेते थे और काटने के बाद उसी को दबा करके बना देते थे। लेकिन हिंदियों ने क्या किया? सिक्के को सांचे में, सांचा डाइस, सांचे में ढाल करके निर्माण करना शुरू कर दिया। और तीसरी बात आप याद रखिएगा, सिक्कों पर लेख युक्त सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया है? लेख युक्त सिक्का, ठीक है ना। जैसे आप अपने सिक्के देखते हैं, उस पर लिखा रहता है, ठीक है, मैं ये करता हूं, सिक्के पर तो नहीं लिखा रहता, लेकिन सिक्के पर लिखा तो रहता है 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये लिखा ही रहता है, ठीक है। तो लेखयुक्त सिक्के जारी करने का काम किसने किया है? सबसे पहली बार हिंदियों ने किया है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक विशेष बात याद रखना, कोई कंफ्यूजन मत लाना, ठीक है। आप कहोगे किस किताब में ये लिखा है? आप सब कुछ छोड़ो, आप यहां पर लिखो कि भारत देश के अंदर सोने का सिक्का या स्वर्ण सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया है? हिंद यमन ने जारी किया। क्लियर हो गया ना। तो अब आप कहेंगे कि लेकिन कुछ किताबों में लिखा है कि बिम कटफिसेस ने जारी किया।
अरे यार वो कुषाण में जारी किया है, वो अलग की बात है कि उन्होंने लिख दिया कि सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम कुषाण डायनेस्टी में जारी किया है भाई, ठीक है। लेकिन हमने आपसे कहा कि भारत में सोने का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया? हिंदी यवन ने जारी किया। क्लियर होगी बात, साफ हो गया। तो 2-3 पॉइंट हो गया। अब एक चीज याद रखना, जो सिक्के हैं किसके? हिंद यवन के सिक्के, इनको क्या कहा जाता था? द्रह्म कहा जाता था, ठीक है। और द्रह्म किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। यहां हम थोड़ा सा आगे निकल जा रहे हैं बच्चों। आप याद रखिएगा, राजपूतों के सिक्के को भी द्रह्म कहा जाता था, ठीक है। और यह द्रह्म सिक्का कब तक चलता रहा? तो आप कहेंगे मोहम्मद गोरी के काल तक चलता रहा। मोहम्मद गोरी के काल तक ये चलता रहा। मोहम्मद घोरी, ठीक है, या गोरी का जो सिक्का है वह जब दहली वाल नाम का एक सिक्का मोहम्मद गोरी जारी करता है, दहली वाल, तो जैसे वो दहली वाल सिक्के को जारी करता है वैसे द्रह्म का प्रचलन समाप्त हो गया, वह बाहर हो गया और उसका स्थान किसने ले लिया? दहली वाल नामक सिक्के ने ले लिया। इतना हो गया। अब आप अगला चीज चलो, और इन्होंने क्या दिया? आप कह देना कि ज्योतिष, ज्योतिष ये किसकी देन है? आप कहोगे कि सर हिंद यवन की देन है, यहां लिख देते हैं ज्योतिष किसकी देन है? तो आप कहोगे कि सर हिंद यवन की देन है। और ये कहाँ लिखा है? आप कहेंगे वारामिहिर, वाराहमिहिर, वाराहमिहिर ये गुप्तकालीन है, ज्योतिषाचार्य भी हैं, खगोल शास्त्री भी हैं। तो वारामिहिर की किताब है बृहत संहिता, सॉरी गलत लिख दिया, बृहत जातक है, ठीक है, बृहत जातक। तो इसमें उन्होंने, ठीक है, हिंद यवन को क्या कहा है? यवनों को क्या कहा है? वैसे तो वो दुष्ट हैं, लेकिन ज्योतिष के कारण वे महान हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, खगोल विद्या का भारत में प्रवेश कैसे होता है? आप कहेंगे सर हिंद यवन की देन है खगोल विद्या। लेकिन बच्चों याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि खगोल विद्या का रियल में उद्गम कहां से होता है, खगोल विद्या का रियल में उद्गम कहां से होता है, तो आप कहोगे सर ये बेबीलोन से होता है, बेबीलोन से होता है खगोल विद्या का, ठीक है। तो आप नंबर तो आप ही गिन रहे होंगे, हम तो ऐसे बोलते चले जा रहे हैं। अगला पॉइंट जो भी है, तो भारत में 7 दिन के सप्ताह होते हैं ना, तो 7 दिन के सप्ताह होते हैं, उनका नाम क्या है? एक तो हम लोग कहते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है। तो ये तो सूर्य के 7 घोड़े हैं, ठीक है, रवि सूर्य का घोड़ा है, ठीक है। उसी घोड़ों के नाम पर सप्ताहों के 7 दिन रखे गए हैं। लेकिन एक और भी है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे है, ये ग्रीक शब्द है यार, अंग्रेजी का शब्द नहीं है। तो सप्ताहों के 7 दिनों के नाम किसके नाम पर रखे गए हैं? आप बोलोगे कि सर हिंदी यवन के नाम पर रखे गए हैं। अगला पॉइंट जो भी होगा बढ़ाते जाइए। अब कह दीजिएगा इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार वेबर ने, कौन है? वेबर, वेबर प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? वेबर है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि भारत में नाटकों का उद्गम, ठीक है, ये हिंद यवन की देन है, ठीक है। और इसका प्रमाण इन्होंने क्या क्या दिया? तो वेबर सर का ये कहना है कि नाटकों में जिस पर्दे का प्रयोग किया जाता है उस पर्दे का को क्या कहा जाता है? यवनिका कहा जाता है, यवनिका, ठीक है। आज भी अगर कोई नाटककार होगा तो वह पर्दे को यवनिका ही कहता है, ठीक है। और बच्चों
हिंद यवन ने काली मिर्च को क्या नाम दिया था? तो आप कहोगे कि सर काली मिर्च को उन्होंने यमन प्रिया नाम दिया है, यमन प्रिया नाम दिया है। क्लियर? और एक और देन इनकी है। तो आप हम देखते होंगे हमारे यहाँ चिकित्सा की प्रणाली है ना, तो कोई होम्योपैथिक है, कोई एलोपैथिक है, तो कोई यूनानी है। तो यहाँ आप याद रखना कि यूनानी जो चिकित्सा प्रणाली है वह किसकी देन है? आप कहोगे कि सर ये हिंद यवन की देन है, यूनानी, ठीक है, थेरेपी या चिकित्सा प्रणाली। ये किसकी देन है? आप कहोगे सर इन्हीं की देन है, हिंद यवन की देन है, ठीक है। और हिप्पोक्रेट्स जिसे चिकित्सा का जनक कहा जाता है, वो कहाँ से थे? यूनान से ही थे। क्लियर? और अब एक चीज आप याद रखेंगे, हम किससे लिख रहे हैं? कलम से लिख रहे हैं। इसमें क्या भरी गई है? स्याही भरी गई है। तो आप बताओ ये जो कलम और स्याही है, ये जो आप चावल कहते हो, ठीक है, ये जो आप अदरक कहते हो, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है? ठीक है, दालचीनी आप कहते हो, ये सब किस भाषा का शब्द है? हिंदी का नहीं है, ठीक है, यह सभी ग्रीक भाषा है, लेकिन आज यह हिंदुस्तान की जुबान बन गए हैं। लोग इसे क्या कहते हैं? हिंदी मान बैठे हुए हैं। लेकिन बच्चों, ठीक है, आपने ये मैटर देखा, और देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो इतनी से ही हो जाता है। जो ये देन है इससे कर लेना, और एक हम आपको और बता देते हैं, मिलिंद पन्हों में जो सिक्का है धम्म चक्र प्रवर्तन है, उसको याद रखना, ठीक है। मिलिंद पन्हों किसकी किताब है वो याद रखना, ठीक है। और मिनांडर के बारे में याद रखना कि उसका साम्राज्य कहाँ है, उसकी राजधानी कहाँ है। बस आपका इतने ही अगर आप मैटर जानते हैं तो आप अब उठा के देख लेना, ठीक है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे वो इतनी से ही कंप्लीट कर जाते हैं, ठीक है। और अब हम लोग कल अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। क्योंकि शक हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम अभी फ़िलहाल क्या शुरू करेंगे अभी हम लोग शुरू करेंगे कुषाण डायनेस्टी, लेकिन कुषाण डायनेस्टी को हम लोग दूसरे दिन ही पढ़ते हैं। आज इतना ही। थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक।